तीनों बहुएं सुबह के समय अपने अपने कामों में लगी होती हैं। एक बहू चूल्हे पर रोटी सेक रही होती है, दूसरी कुएं से पानी भर रही होती है और तीसरी सब्जी काट रही होती है। बच्चे शोर कर रहे होते हैं। माँ, दूध मिल जाएगा क्या? माँ देखो ना पिंकी, आज फिर से इसने मेरी पेंसिल ले ली। अरे बहू, जरा सुनो तो, आज ये नीम के नीचे बैठ के थोड़ी बात करते हैं, दिल कुछ भारी भारी हो रहा है। अरे माँ जी, आप भी ना रोज रोज यही कहती हो, कुछ भारी है, कुछ याद आ रहा है। चलिए बताइए, आज क्या याद आ गया? याद क्या आएगा बेटा, वो दिन ही ऐसे थे जब मैं इस घर में आई थी ना, तब तुम्हारे ससुर जी बहुत मेहनती आदमी थे। आज हमारे पास 10 बीघा जमीन थी, गेहूं, चना, मक्का तीनों की खेती होती थी। खेतों में हरियाली ही हरियाली थी। 10 बीघा जमीन माँ जी, फिर तो आप लोग बहुत अमीर रहे होंगे। हाँ बेटा, अमीर थे, पर अमीरी हमेशा टिकती नहीं। धीरे धीरे कर्ज चढ़ा, बारिशें कम होने लगी, फसलें सूखने लगी। फिर तुम्हारे ससुर जी ने ड्राइवर की नौकरी पकड़ ली। बोले अब तो खेत नहीं संभल रहे, गाड़ी ही संभाल लेंगे। फिर क्या हुआ माँ जी? फिर एक दिन शहर की तरफ गाड़ी लेकर निकले थे, वापस कभी नहीं आए। सड़क हादसे में भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तब तो तुम्हारे ससुर जी की उम्र बस 35 की थी और तुम्हारे देवर जेठ सब छोटे छोटे थे। फिर आपने कैसे सबको पाला माँ जी? क्या करती बेटी, माँ हूँ ना, पेट पर पत्थर रख के काम किया। दूसरे के खेतों में काम किया, दूसरे के बच्चों के कपड़े सिले, बर्तन मांजे, बस तुम्हारे पतियों को बड़ा किया, ये सोच के कि मेरी बहुएं आएंगी तो मेरा घर फिर हंसी खुशी से भर जाएगा। माँ जी, अब तो हमारी भी हालत वही है, पति लोग दिहाड़ी कर लाते हैं, उसी से घर चलता है। हाँ, मगर फर्क ये है बेटा, अब तुम तीनों के पास उम्मीद है। तीनों बहुएं सास के पास आकर बैठ जाती हैं। माँ जी, कैसी उम्मीद है जिसके बारे में हमें ही नहीं पता है? हाँ माँ जी, जब से हम इस घर में आए हैं तब से हमारी हालत बेकार ही है। हाँ, और अब हमारे बच्चों को भी ये सब देखना पड़ रहा है। पता नहीं कैसी माया है भगवान की। बेटा, मुझे पूरा भरोसा है एक दिन हमारे हालात भी बदलेंगे और सब सही होगा। बच्चे आकर सास के पास बैठ जाते हैं। सास उनके सिर पर हाथ फेरती है। गरीब घर के ठीक सामने एक अमीर घर होता है, जहाँ की अमीर पड़ोसन नीलम आंटी अपनी गाड़ी से उतरती हैं। हाथ में चमचमाता हुआ थैला होता है जिसमें लाल लाल सेब और संतरे रखे होते हैं। देख रानी, ये सारे फल दोगा मेरे बच्चों को दे देना, आज बहुत फ्रेश आए हैं मार्केट से। गरीब घर के आंगन से दो छोटे बच्चे पिंकी और गोलू दीवार के छेद से झांक रहे होते हैं। उनकी आंखों में चमक होती है, होठ सूखे जाते हैं और जीभ ललचाने लगती है। गोलू देख, वो आंटी कितनी सारी लाल लाल सेब लेकर आई है। हाँ दीदी, और वो गोल गोल संतरे कितने चमक रहे हैं, शायद मीठे होंगे ना। हमने तो कभी नहीं खाया ऐसा बड़ा सेब, हमारे घर में तो बस केले ही आते हैं, वो भी कभी कभी। थोड़ी देर बाद वही अमीर घर के बच्चे आरव और अनन्या बाहर गेट पर आ जाते हैं। उनके हाथ में प्लेट में सेब और संतरे कटे हुए होते हैं और वो खाते हुए खिलखिला रहे होते हैं। देखो, ये सेब मेरी मम्मी शहर से लाई है और ये संतरा बहुत ही टेस्टी है। भैया, इसका स्वाद कैसा होता है? बहुत अच्छा, तुमने कभी नहीं खाया क्या? नहीं भैया, कभी नहीं। थोड़ा सा दे दो ना चखने के लिए, बस एक टुकड़ा। नहीं नहीं, ये बहुत महंगा आता है, मेरी मम्मी ने मना किया है कि किसी को देना नहीं। तुम लोग तो हमेशा मांगने आ जाते हो, चलो भागो यहाँ से। पिंकी और गोलू शर्म से सिर झुका लेते हैं। अनन्या थोड़ी हिचकिचाती है और पर आरव की बात मान लेती है। दोनों अमीर बच्चे अंदर चले जाते हैं। गरीब बच्चे घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। माँ कमला चूल्हे पर खिचड़ी बना रही होती है। बच्चे अंदर आते हैं उदास चेहरा लिए। माँ, पड़ोस वाली आंटी तो अपने बच्चे को रोज ताजे फल खिलाती है, आज तो सेब संतरा भी लाई। और उनके बच्चों ने कहा ये बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत महंगे आते हैं। माँ, हम क्यों नहीं खा सकते ऐसे फल? बेटा, वो लोग अमीर हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास बस मेहनत का सहारा है। हम कहाँ से इतने फल खरीद कर तुम्हारे लिए लाएं? माँ, क्या हम कभी ऐसे फल खा पाएंगे? हाँ बेटा, एक दिन जरूर खाओगे, पर वो दिन कब आएगा ये मैं अभी नहीं बता सकती। अगले दिन दोपहर का समय होता है। बच्चे अपनी अपनी टेबल पर बैठकर टिफिन खोल रहे होते हैं। बच्चों की हल्की चहल पहल होती है। कुछ बच्चे हंस रहे होते हैं, कुछ बातें कर रहे होते हैं और कुछ अपने खाने की खुशबू से सबका ध्यान खींच रहे होते हैं। दोनों गरीब बच्चे अपने फटे पुराने टिफिन बॉक्स खोलते हैं। अंदर बस 2 सूखी रोटियां रखी होती हैं, न सब्जी न अचार, कुछ नहीं होता। दीदी, आज फिर सूखी रोटी ही है। क्या करें गोलू, माँ के पास जो था वही दे दिया, खा लो, पेट में कुछ तो जाएगा। उसी वक्त पास में बैठे अमीर बच्चे अपने टिफिन खोलते हैं। उनकी खुशबू पूरी क्लास में फैल जाती है।
देखो आज मैं पिज्जा लाया हूँ, मम्मी ने सुबह ही बनाया था। वाह, और मैं तो फ्रूट चाट लाई हूँ, इसमें सेब, केला, पपीता सब है। हमारी मम्मी तो रोज नया नया खाना देती है, कभी पिज्जा, कभी पास्ता, कभी फ्रूट चाट। और मैं नूडल्स लाया हूँ, बिल्कुल होटल जैसे। सारे अमीर बच्चे अपने डिब्बे एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं। वहीं पिंकी और गोलू अपनी सूखी रोटी देखकर चुप होते हैं। गोलू बस निकलते हुए उनकी तरफ देख रहा होता है। अरे गोलू, तुम्हारी मम्मी तो रोज तुम्हें यही सूखी रोटी देती है ना, है ना? तो क्या कभी पिज्जा नहीं खाया? हाँ, नहीं, कभी नहीं। तीनों अमीर बच्चे हंस पड़ते हैं। पिंकी गोलू का हाथ पकड़कर उसे चुप कराती है। चलो गोलू, हम अपनी रोटी खा लें, किसी के खाने को देखकर भूख नहीं मिटती। दोनों भाई बहन धीरे धीरे रोटी खाने लगते हैं, लेकिन आंखों में उदासी साफ दिखती है। कमला बड़ी बहू चूल्हे पर सब्जी बना रही होती है। बाकी दो बहुएं रीना और शांति पानी भर रही होती हैं और आटा गूंथ रही होती हैं। उसी वक्त बच्चे स्कूल से लौटते हैं। माँ, हमें भी अच्छा खाना चाहिए। स्कूल में सबके पास पिज्जा, नूडल्स, फ्रूट चाट होता है, बस हम ही रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हैं। बेटा, हम गरीब है ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम रोज वो सब बना सके। जिस दिन तुम्हारे पापा को अच्छी दिहाड़ी मिलेगी ना, उस दिन तुम्हारे लिए फ्रूट भी लाएंगे, ठीक है? अब रोना बंद करो। माँ, हमने कभी टेस्ट ही नहीं किया कि फल कैसे होते हैं, वो मीठे होते हैं क्या? कमला, रीना और शांति एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं। उनके चेहरे पर बेबसी और प्यार दोनों दिखते हैं। क्या बताएं इन मासूमों को। बहनें, आजकल तो फलों के दाम ही आसमान छू रहे हैं। 100-150 रुपए किलो से कम कहाँ आते हैं। और हमारे पतियों की दिहाड़ी ही 100-150 रुपए की होती है। उसी में घर चलेगा, राशन आएगा या फिर फल। सच कहा, पर क्या करें बहनों, ये तो बच्चे हैं ना, इनके दिल में जो आता है वही बोल देते हैं। इन्हें क्या पता गरीबी की मजबूरी क्या होती है। कमला दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखती है। एक दिन आएगा बेटा, जब तुम भी अपनी टिफिन में वही सब लेकर जाओगे, लेकिन वो पिज्जा दुकान से नहीं, तुम्हारी माँ के हाथों से बना होगा। बच्चे माँ को गले लगा लेते हैं। अगले दिन तीनों भाई मोहन, रमेश और सुरेश रोज की तरह काम से थके हुए लौट रहे होते हैं। उनके हाथों में औजार, माथे पर पसीना और चेहरे पर थकावट साफ दिख रही होती है। सड़क किनारे कुछ ट्रक जा रहे होते हैं। भाई, आज तो बहुत थकान हो गई। अगर कल भी ऐसा रहा तो हाथ पांव जवाब दे देंगे। अरे चलो अब घर पहुंच जाएं, अम्मा और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, आज बच्चों के लिए मिठाई ले लेंगे, बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा खाए हुए। इतना कहते ही अचानक तेज हॉर्न की आवाज आती है। एक ट्रक तेजी से मुड़ता है और सुरेश को टक्कर मार देता है। सुरेश! दोनों भाई भागते हुए उसे उठाते हैं। सुरेश दर्द से तड़प रहा होता है, उसके पैर से खून बह रहा होता है। तभी एक ऑटो रुकता है। अरे जल्दी करो, अस्पताल ले चलो जल्दी। दोनों भाई उसे जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाते हैं। सुरेश के पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ होता है। डॉक्टर बाहर आकर बोलता है, देखिए, पैर में बहुत गहरी चोट है, कुछ महीनों तक चलना मुश्किल होगा, आराम करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, हम मजदूर लोग हैं, आराम कैसे करेंगे, घर भी तो चलाना है। फिर भी जान से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। भाई, ये बैठे बिठाई क्या हो गया? हम तो लुट गए। अब क्या कर सकते हैं भाई, भगवान को यही मंजूर था तो हो गया। अगले दिन गरीब घर में रात का समय होता है। आंगन में लालटेन टिमटिमा रही होती है। सास चारपाई पर बैठी होती है। सुरेश लेटा होता है। तीनों बहुएं और दोनों भाई पास बैठे होते हैं। अब तो सब भार मोहन और रमेश पर ही आ गया है। घर का खर्चा, दवाइयाँ, अस्पताल का बिल, सब कुछ। बेटा, भगवान किसी की ऐसी परीक्षा न ले। अब तुम्हारे ससुर जी भी नहीं रहे जो सहारा देते। अम्मा, अब हिम्मत नहीं हारेंगे, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक घर चलेगा। अगले दिन दोनों भाई काम पर जाते हैं। वहां मालिक खड़ा होता है, हाथ में रजिस्टर होता है। अरे अब सीजन खत्म हो गया है, खेतों का काम बंद, अब तुम लोग सब कुछ दिन घर जाओ, जब जरूरत होगी बुला लेंगे। पर साहब, घर में खाने को कुछ नहीं है, दवाई का खर्चा भी चल रहा है। अरे तो मेरे बस में नहीं है ये सब, अब मार्केट में काम नहीं है। दोनों भाई मायूस होकर चुपचाप निकल जाते हैं। अगले दिन घर के अंदर सब बैठे होते हैं और एकदम सन्नाटा छाया होता है। बच्चे भी खामोश बैठे थे। चूल्हा ठंडा पड़ा होता है। अब क्या करेंगे महेंद्र, काम नहीं, पैसा नहीं, दवाई नहीं, सब खत्म हो गया। क्या कहूँ भाई, लगता है भगवान ने हमसे भी मुंह मोड़ लिया है। तभी सास अंदर आती है और धीरे से बोलती है, बेटा हिम्मत रखो, बुरा वक्त ज्यादा दिन नहीं टिकता। अगला दिन महेंद्र और रमेश सुरेश को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार करते हैं। ये डॉक्टर की पर्ची रख लेना, भूलना मत, इसमें सारी दवाइयाँ लिखी हैं। रमेश जेब में रख लेता है और वो पर्ची जेब की बजाय कहीं गिर जाती है। घर से निकलने से पहले रमेश जेब चेक करता है। अरे पर्ची कहीं गिर गई, जल्दी ढूंढो जल्दी।
सब लोग पर्ची ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन पर्ची किसी को नहीं मिलती। घर पर बच्चे गोलू और पिंकी लुका छुपी खेल रहे होते हैं। पिंकी, मैं खिड़की के पास छुपता हूँ, तू ढूंढ लेना। गोलू खिड़की के नीचे झुकता है, वहीं पुरानी लकड़ी की दरार में से कुछ दिखता है। वो खींचकर निकालता है तो एक पुराना पीला कागज पड़ा होता है। अरे दीदी, देखिए क्या है। लगता है बहुत पुराना कागज है, चलो मम्मी को दिखाते हैं। दोनों बच्चे दौड़ते हुए कमला के पास जाते हैं। कमला पर्ची ढूंढ रही होती है। मम्मी देखो, ये कागज मिला है, कहीं ये पापा की दवाई की पर्ची तो नहीं। कमला कागज को लेती है, खोलती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो कांपते हुए बोलती है, अरे ये तो कोई जमीन के कागज हैं। ये तो वही 10 बीघा खेत की जमीन का दस्तावेज है जिसके बारे में माँ जी हमेशा कहती थी कि खो गया था। सास पास आ जाती है, कांपते हाथों से कागज को देखती है। हे भगवान, ये तो मेरे पति की लिखावट है। ये वही जमीन है बेटा, हमारी खोई हुई जमीन। तीनों भाई और तीनों बहुएं पास आकर कागज को देखती हैं। सबकी आंखों में एक साथ हैरानी, विश्वास और खुशी दिखती है। तो मतलब वो जमीन अब भी हमारी है? हाँ बेटा, किस्मत ने हमें बहुत सालों बाद अपना हक लौटा दिया है। अगले दिन चारपाई पर सास बैठी होती है, पास में कागज रखा होता है। परिवार के सारे लोग जमा होते हैं। बिस्तर पर लेटा बेटा सुरेश दर्द से चुप होता है। सामने महेंद्र और रमेश खड़े होते हैं और तीनों बहुएं कमला, रीना, शांति आपस में तेज तेज बातें कर रही होती हैं। ये वही कागज है बेटा, 10 बीघा जमीन हमारे नाम की। हमारे पति ने इसे संभाल कर रखा था। ये खो गया था और आज बच्चों ने इसे ढूंढ निकाला। माँ, पर हमें तो खेती नहीं आती। बड़े भाई को आती है थोड़ी सी, पर पैरों से घायल है। बाकी हम दोनों तो कभी खेती में बड़े हुए ही नहीं, बस दिहाड़ी और मजदूरी ही की है। हमारी हिम्मत है, पर खेत की बारीकियां नहीं आती। पापा ने भी हमें कभी खेत में नहीं रखा। थोड़ी बहुत मुझे आती है, मैंने छोटे मोटे काम देखे थे, लेकिन अब मैं बिस्तर पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम बेच दें तो अस्पताल का बिल, दवाइयाँ, घर सब संभल जाएगा। सुरेश का ठीक से इलाज हो जाएगा। बस एक बार बेच दे तो। सब चुप हो जाते हैं। सबकी नजरें तीनों बहुओं पर होती हैं, क्योंकि तीनों बहुएं किसान परिवार से होती हैं। हमें खेत बेचने की बात नहीं सोचनी माँ जी। अगर आज बेच देंगे तो जिंदगी भर गरीब रह जाएंगे। मैं अपने पापा को धान की बुआई करते देखा है। धान की फसल मेरी जड़ में है। मैं 3 बीघे पर चावल लगाऊंगी। मैं भी कहती हूँ फल का काम मुनाफे वाला होता है अगर सही तरह से किया जाए तो। मेरे घर में फल बगीचे थे, सेब, अमरूद, खट्टे, उनका मार्केट अच्छा मिलता है। मेरे हिसाब से 3 बीघे में फल बाग बनाऊंगी मैं। और मैं सब्जियों की देखभाल कर सकती हूँ। हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, लौकी, बैंगन, उन सब का उठान तेज और जल्दी मार्केट में बिक जाता है। 4 बीघे में हम अच्छा उत्पादन कर पाएंगे। तो मतलब खेत को 3 भागों में बांट दें, चावल, फल, सब्जियां। हमें खेती करने के बारे में पहले नॉलेज चाहिए। बीज कैसे, सिंचाई कब, कीड़े क्यों आते हैं, सब सीखना होगा। हम तीनों मिलकर सीखेंगे। जो बहू का अनुभव है वो बताएगी, हम मेहनत करेंगे। ठीक है बेटा, आज से ये जमीन हमारी नई उम्मीद है। पहले महीने का उपज अस्पताल के बिल और दवाइयों पर देंगे। हम बाट चूट कर ही नहीं रखेंगे, हम पैदावार का मार्केट भी सोचेंगे। पास में मंडी और गांव में ठेकेदार से संपर्क करेंगे और साथ में फसल घुमाव भी करेंगे ताकि जमीन थकती न रहे। मैं फल की नर्सरी के लिए कुछ पौधे घर से लाऊंगी और शांति की सब्जियां ठेले पर बेचकर हम छोटे बड़े दोनों मार्केट पकड़ लेंगे। और मैं चावल की खेती करूंगी ताकि अगर मौसम खराब हुआ तो भी हम लोग फसल रखने की वजह से पूरा नुकसान नहीं उठाएंगे। पूरा परिवार खुश हो जाता है और सब गले मिलते हैं। बच्चों की छोटी छोटी आंखों में चमक आ जाती है। सुरेश बिस्तर पर थोड़ी सी मुस्कान दे देता है। कल सुबह से ही हम नाप जोख कर लेते हैं। जो हिस्सा चावल के लिए होगा वहाँ पानी का इंतजाम पहले देखना होगा। फल के लिए मिट्टी की जांच करेंगे और सब्जियों के लिए सरासर तालमेल बनाएंगे। तो निश्चित हुआ 10 बीघा अब हमारी मेहनत का घर बनेगा। कोई बेचने की बात नहीं। हमारी गरीबी का इलाज पैसा नहीं, मेहनत है, और मेहनत से हम फिर से खड़े होंगे। अगले दिन सुबह का समय होता है। खेत के किनारे तीनों बहुएं अपने अपने हिस्से की जमीन पर खड़ी होती हैं। सास भी किनारे से देख रही होती है और तीनों बेटे खेत के औजार साफ कर रहे होते हैं। पर देंगे, हम बाट चूट कर